हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जाना जाता है। यूट्यूब पर ये एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक या दो क्लासेस देखने के बाद आपसे किसी भी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेने के लिए नहीं कहा जाता है, या फिर कोई पुस्तक खरीदने के लिए आपको नहीं बोला जाता है। बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी एक पहचान है, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, ये क्लास सीयूईटी पीजी एमएड 2026 में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और साथ ही साथ ऐसे जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम इंडिविजुअली कराती हैं, सीयूईटी पीजी के अंडर में नहीं आती हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गई, सीसीएसयू मेरठ की हो गई, सीएसजेएमयू कानपुर और एमजेपीआरयू बरेली, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, आपकी डीडीयू जीयू हो गई, केएनआई पीएसएस हो गई, आरएमएलएयू हो गई। तो ये क्लास सभी के लिए है, जेएमआई के लिए भी है। उसके लिए हालांकि हम एक अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे जो उसका सिलेबस है, टोटल क्लासेस इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको इस क्लास से ही पढ़ना है अगर आप जेएमआई में एडमिशन लेना चाहते हैं मेड कोर्स में, तो ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा अपना टॉपिक है वो टॉपिक क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग, ठीक ना। शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं और शिक्षण के क्या कार्य होते हैं, इस चीज को हमें पढ़ना है। आपको भली भांति ये जानकारी होगी कि अब हम लोग सीयूईटी पीजी एमएड का जो ऑफिशियल सिलेबस है 10 यूनिट का, उसके अंतिम कगार पे चल रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। यूनिट 10 की भी 2 क्लासेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, जो कि आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक ना। यूनिट 1 से 10 जो आपका सिलेबस है सीयूईटी पीजी एमएड ऑफिशियल का, उसके टोटल थियोरी की क्लास का एक प्लेलिस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट की क्लास का एक प्लेलिस्ट होगा, पीवाईक्यू के सेशंस का एक प्लेलिस्ट होगा। तो उन्हीं 3 प्लेलिस्ट से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है इसको हम शानदार बनाने की कोशिश करते हैं और खूब सारा लर्निंग करते हैं। आप सुंदर सा नोट्स बनाएंगे और मन लगाकर आज की क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, हम लोग को देखना है कि भाई शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और शिक्षण के कार्य क्या होते हैं। तो उस क्रम में हम क्या करेंगे कि शिक्षण की विशेषताओं को सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग होता है, ठीक ना। तो जब हम बात करते हैं किसी भी चीज के विशेषता की, तो इसका मतलब क्या होता है। जब भी कोई चीज फंक्शनिंग कर रहा होता है, यानी कार्य कर रहा होता है, और उसके कार्य करने के दौरान में जो हमें उसके गुण दिखाई देते हैं, जो फीचर दिखाई देते हैं, उसी को हम विशेषताओं के रूप में जानते हैं, ठीक ना। तो जब शिक्षण का कार्य होता है तो उस कार्य में हमें कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं, इसकी क्या प्रकृति है, इसी से हम रिलेट करेंगे विशेषता को, ठीक ना। तो शिक्षण के ऊपर 2 क्लासेस हो चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा, तभी ये तीसरी क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ठीक ना। मेरी बातों को फॉलो किया कीजिए, मान लिया कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो बताता हूँ वो अनुभव से बताता हूँ, तभी आपको एमएड की एक सरकारी सेट मिल पाएगी, ठीक ना। तो माना कीजिए, पहला क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारा शिक्षण है वो कला और विज्ञान से समाहित है। यानी कि जो हमारा शिक्षण है ये कला भी है। तो हम कहाँ पे थे कि शिक्षण क्या है भाई, एक कला है, और शिक्षण क्या है, एक विज्ञान भी है। शिक्षण की जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमें दिखता है कि टीचिंग इज अ आर्ट बट टीचिंग इज अ साइंस, ठीक ना। कि टीचिंग आर्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हमें ये भी नहीं भूलना है कि टीचिंग क्या है, साइंस भी है। आप पूछेंगे सर कि टीचिंग कला कैसे है और टीचिंग साइंस कैसे है, थोड़ा सा समझाएंगे क्या। तो आपको तो पता ही है कि बिना समझाए तो मैं कोई बात आपको पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक ना।
तो टीचिंग को कला हम इस आधार पे बोलते हैं कि शिक्षक जब पढ़ाता है तो आपने देखा होगा कि पढ़ाने के दौरान कोई कोई शिक्षक गाना गा के पढ़ा देते हैं, कोई कोई शिक्षक नृत्य करके पढ़ा देते हैं, वहीं कोई शिक्षक खेल विधि से पढ़ा देते हैं, ठीक ना। वहीं आप देखेंगे कि आपने अगर कोटा फैक्ट्री देखा है, एक सीरीज है जीतू भैया वाली, तो देखेंगे कि उसमें जीतू भैया एक दिन फिजिक्स उनको पढ़ाना था तो साइकिल का टायर जो रिंग होता है उसको ले आए थे, ठीक ना। तो हम टीचिंग को कैसे मनोरंजक पूर्व बना सकें, ठीक ना, शिक्षण जो कार्य है उसको कैसे हम मनोरंजक पूर्व बना सकें कि शिक्षण मनोरंजन के साथ साथ हो। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि छात्र हमसे जुड़ सके, छात्र को बोरिंग न लगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, आप देखेंगे कि मूवी देखना पसंद करते हैं, गेम खेलना पसंद करते हैं, अपने मित्रों से बातें करना पसंद करते हैं, गाना सुनना पसंद करते हैं, यानी हर वो चीज करने का प्रयास करते हैं जिससे उनको मजा आता है, जॉय आता है, ठीक ना, या बोल सकते हैं प्लेजर मिलता है। तो अगर हम शिक्षण को भी क्या करें, मनोरंजक पूर्ण बना दें, यानी कि शिक्षण को भी हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दें, तो बच्चे क्या होंगे, उससे जुड़ पाएंगे। तो क्या होता है कि जितने भी शिक्षक हैं जब वो अपना शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो जब वो लेसन प्लान बना रहे होते हैं कि मुझे कल की क्लास में कैसे पढ़ाना है, तो वो कई सारी विशिष्ट चीजों को अपने लेसन प्लान में ऐड कर लेते हैं कि कैसे मेरा जो कल का टीचिंग है वो मनोरंजक पूर्वक बन जाएगा। कोई क्विज शामिल कर लेते हैं उसमें, कोई फनी सा उदाहरण रख लेते हैं, ठीक ना। तो अलग अलग वेरियस तरीके हैं, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। शिक्षण को हम विज्ञान किस आधार पे बोलते हैं, तो शिक्षण को हम विज्ञान साइंस इस आधार पे बोलते हैं कि आपने टीचिंग स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का नाम सुना होगा, या मैक्सिम्स जो भी आप बोले, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का नाम सुना होगा, टीचिंग मॉडल भी आपने सुना होगा कि टीचिंग मॉडल होते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण सूत्र, आप देखेंगे कि पढ़ाने की कई तरीके होते हैं, सरल से कठिन की तरफ पढ़ाया जाता है, कोई कोई आगमनात्मक विधि से पढ़ाते हैं, कोई निगमनात्मक विधि से पढ़ाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल शिक्षण सूत्र का भी कोई कोई पालन करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म का कोई क्या करते हैं कि सूत्र को फॉलो करते हैं। तो ये सब क्या है, यानी कि हम शिक्षण को साइंटिफिक भी बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपने शिक्षण को क्या करते हैं, सुनियोजित बनाने का प्रयास करते हैं कि भाई जो 40 मिनट की क्लास है उसमें हमें हर 5 मिनट के अंतराल में क्या क्या कार्य करना है वो पूरा लेसन प्लान में इंक्लूड होता है। किस विधि से पढ़ाना है, किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है, होमवर्क में क्या देना है, कैसे मूल्यांकन करना है, तो सारी चीजें उसमें होती है। तो इट मीन्स क्या होता है भाई, हम टीचिंग को क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से भी कराते हैं। तो हमारा हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षण है वो कला भी है और क्या है दोस्तों, वो विज्ञान भी है। इसके अलावा क्या है कि भाई शिक्षण में आपने जॉन एडम्स का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कि जो एडम्स महोदय हैं उन्होंने बताया है कि भाई जो शिक्षण की क्रिया है वो दो तरफा होती है। दो तरफा कैसे होती है, तो दो तरफा इस तरह से होती है कि एक तरफ तो आपका शिक्षक यानी कि मैं हूं, और दूसरी तरफ आप मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, प्यारे छात्र हैं, ठीक ना। तो चलिए, डीवी, जॉन डीवी का भी नाम सुना होगा। अब ये मत कहिएगा कि सर हमने जॉन डीवी का नाम नहीं सुना है, क्योंकि मैंने आपको जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन पढ़ा दिया है, ठीक ना। तो जॉन डीवी महोदय क्या बोलते हैं कि भाई जो शिक्षण है वो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक ना। तो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया में कौन कौन आ जाएंगे, तो एक तो मैं आ जाऊंगा यानी कि आपका शिक्षक, दूसरा आप आ जाएंगे यानी मेरे डियर स्टूडेंट्स, और तीसरा करिकुलम यानी जिसे कि हम पाठ्यचर्या बोलते हैं, क्योंकि जो आपका एमएड एंट्रेंस का 10 यूनिट सिलेबस है मैं उसी के आधार पर टीचिंग कर रहा हूं। तो 3 ही फैक्टर तो यहाँ पे है। हाँ, आपको कहीं कहीं पे करिकुलम के स्थान पे सोसाइटी देखने को मिल जाएगा, समाज, ठीक ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। करिकुलम का निर्माण कौन करता है, तो आप बोलेंगे सर सोसाइटी ही करती है। सोसाइटी के ही तो मेंबर होते हैं, सोसाइटी से ही डेटा भी लिया जाता है कि भाई सोसाइटी की क्या नीड है, सोसाइटी क्या मांग रही है इस समय, तो उसी को देख के तो करिकुलम का निर्माण किया जाता है। तो करिकुलम हो, सोसाइटी हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, आप बोलेंगे हम कंफ्यूज नहीं होंगे सर।
शिक्षण क्या होता है भाई? जनतांत्रिक होना चाहिए, शिक्षण को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्यों होना चाहिए? क्या क्लास में बच्चे को प्रश्न पूछने की आजादी नहीं होना चाहिए? क्या बच्चे अपने विचार को क्लास में रख सकें, कोई नई चीजें पूछ सकें, कोई नई चीजें सुझाव दे सकें, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे सर कोई भी चीज अगर डेमोक्रेटिक हो तो वो बड़ी बेहतरीन तरीके से संचालित हो जाती है। तो टीचिंग का एक गुण क्या है कि वो जनतांत्रिक भी होता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जिस टीचिंग को प्रचलन में लाया जाता है वो क्या है? डेमोक्रेटिक ही तो है। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए शिक्षण को, यानी जब शिक्षण शिक्षण कार्य कर रहा हो तो उसको अपने स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, ठीक ना? वो किसी भी स्टूडेंट को अपना दुश्मन नहीं समझेगा। वांछनीय सूचना देने वाला टीचिंग होना चाहिए। शिक्षण आप उसे बोलेंगे क्या जो आपको गलत फलत इंफॉर्मेशन दे दे, किसी भी तरह का व्हाट्सएपिया वाला ज्ञान आपको प्रोवाइड करा दे, तो आप उसे शिक्षण बोलेंगे क्या? आजकल व्हाट्सएप नॉलेज एक वो बन गया है, मुहावरा बोल सकते हैं, मतलब उसका मतलब होता है कि गलत इंफॉर्मेशन, ठीक ना? चलिए, तो शिक्षण क्या है कि वांछनीय सूचना देने वाला होना चाहिए, ठीक ना? तो यह शिक्षण की 3 विशेषताएं हमने देख ली। फिलिप जैक्सन एक महोदय हुए। फिलिप जैक्सन महोदय क्या कहते हैं भाई? आपका क्या कहना है? तो इनका कहना है फिलिप जैक्सन महोदय का कि शिक्षण के 3 चरण होते हैं जी, 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? तो 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? तो पहला होता है प्री एक्टिव स्टेज, ठीक है? प्री एक्टिव स्टेज यानी कि टीचिंग करने से पहले का स्टेज। तो टीचिंग करने से पहले के स्टेज में क्या होता है भाई? आप लेसन बनाते हैं, ठीक ना? आपने अगर बीएड में माइक्रो टीचिंग किया होगा, या फिर जो आपका 40 मिनट वाला टीचिंग होता है इंटर्नशिप, वो किया होगा, तो आपको पता होगा कि क्या है कि आप लेसन प्लान बनाते होंगे पढ़ाने से पहले, कल आपको क्या पढ़ाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्री एक्टिव स्टेज बोलते हैं, ठीक ना? बीएड के दौरान मैं आपको बताऊं तो अगर मजा आने वाला कोई चीज होता है ना, तो ये माइक्रो टीचिंग जब होता है, इंटर्नशिप जब आपकी लगती है, एजुकेशनल टूर आपको ले जाया जाता है, यही एक मन इंजॉय करने का समय होता है, ठीक ना? मैंने देखा है छात्र अध्यापक इस पल को बड़ी अच्छे से जीते हैं। और मैं अपनी बात अगर खुद बताऊं, तो अगर मैं अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड की बात करूं, तो ये सबसे सुनहरा पल जो 2 साल में मेरे दिल में एकदम आज भी मैं जब उसको याद करता हूँ तो बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो बस वही माइक्रो टीचिंग, इंटर्नशिप, एजुकेशनल टूर, स्काउट गाइड का भी एक कार्यक्रम होता था 4-5-6 दिन का, 1 हफ्ते का शायद। तो ये सारी चीजें ना याद है। कई सेमिनार होते थे, वो भी दिल में बसे हुए हैं। इंटरेक्टिव स्टेज क्या होता है भाई? दूसरा स्टेज है टीचिंग का। इंटरेक्टिव स्टेज को आप बोल सकते हैं अंतः क्रियात्मक श्रवण भी, ठीक ना? जब टीचर पढ़ा रहा है, मुझे आज की क्लास में क्या पढ़ाना था वो मैं पहले प्रिपेयर किया, वो क्या हो गया? आपका प्री एक्टिव स्टेज, ठीक ना? अभी मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा स्टेज है? इंटरेक्टिव स्टेज है। तो ड्यूरिंग क्लास, जब क्लास के दौरान शिक्षक कोई गतिविधि कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे जी? उसको बोलेंगे इंटरेक्टिव स्टेज। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरा जो चरण होता है वो होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। क्या होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज? इसमें क्या होता है भैया? सेल्फ असेसमेंट इन डिपार्टमेंट। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, मैं फिर जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको एक बारी मैं फिर से देखता हूँ कि मैंने कुछ कहीं गलत वलत तो नहीं बोल दिया, कुछ गलत वलत तो नहीं पढ़ा दिया। ये बच्चे मेरी जान ले लेंगे, क्या कर देंगे, ठीक ना? तो जब मैं अपना खुद का मूल्यांकन कर रहा होता हूँ अपने डिपार्टमेंट में कि मैंने अभी कैसा पढ़ाया, ये शिक्षण का तीसरा चरण होता है। इसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। अगर मैं आपको कॉलेज में पढ़ा रहा होता ऑफलाइन, तो क्या होता? पढ़ाने के बाद अपने डिपार्टमेंट में जाता, संकाय में, शिक्षा संकाय में, वहां पे बैठ के विचार करता कि यार आज कैसे कैसे पढ़ाया, क्या चीजें गलत हो गई। और ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे फिर कल आपको पढ़ाना है, तो उसमें मैं सुधार कर लूंगा उन चीजों को। तो फिलिप जैक्सन महोदय के अनुसार शिक्षण के 3 चरण होते हैं: प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज में लेसन प्लान आप बनाते हैं। इंटरएक्टिव स्टेज ड्यूरिंग क्लास के दौरान जो शिक्षक गतिविधियां करता है। और पोस्ट एक्टिव स्टेज में सेल्फ असेसमेंट करता है टीचर अपना डिपार्टमेंट में जाकर
तो आपको तीनों चीजें बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। ठीक। पांचवी विशेषता क्या है कि शिक्षण का लक्ष्य क्या है भाई, इस कार्य को क्यों किया जा रहा है। तो इसका लक्ष्य है कि व्यवहार में वांछित यानी कि अच्छे स्थायी बदलाव लाना है लर्नर में। जो हमारा लर्नर है, जो हमारा अधिगम करता है, आप हमारे क्या हो, अधिगम करता हो, डियर स्टूडेंट हो, तो आपके व्यवहार में मुझे क्या करना है, बदलाव लाना है, स्थायी बदलाव लाना है, परमानेंट बदलाव। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 2 घूंट वाइन की पिला दी, शराब की 2 घूंट पिला दी और आप अब शराब का नशा हो गया और आप मेरे जैसा ही बोल रहे हो, हाँ सर जो आप बोलेंगे वो करेंगे। तो ऐसा बदलाव नहीं जो कल आपको सवेरे उतर जाएगा। परमानेंट बदलाव, स्थायी बदलाव ला रहा हूँ। ठीक ना। तो ये भी क्या होता है, शिक्षण का लक्ष्य होता है। शिक्षण को उपचारात्मक होना चाहिए। टीचिंग को क्या होना चाहिए, रेमेडियल होना चाहिए। ठीक ना, कि बच्चे को जो भी कठिनाई आ रही है अधिगम के दौरान उसका समाधान हो जाना चाहिए उस टीचिंग के द्वारा। वही टीचिंग को निदानात्मक भी होना चाहिए, डायग्नोस्टिक भी होना चाहिए। भाई शिक्षण ऐसा हो कि पता चल जाए उस शिक्षण के दौरान कि बच्चे को सीखने में क्या समस्या आ रही है। होता है ना, मैंने अभी आपको पढ़ाया, फिर मैं आपको खड़ा किया, बोले चिंटू तुम खड़ा हो जाओ, और मैंने अभी क्या बताया, चिंटू ए का बी होता है कि बी का ए। चिंटू ऐसे कर दिया, चिंटू को मेरी बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने चिंटू को बोला चिंटू तू इधर आ जा, यहाँ आया चिंटू। मैंने बोला तुमको क्या चीज इसमें समझ नहीं है। उसमें वो बोलेगा सर ये कैसे बना रहे थे आप, मुझे दिखा ही नहीं। तो मैं समझूंगा अच्छा मेरे बनाने का कुछ शायद तरीका सही नहीं है, तो फिर मैं उसको सही करूंगा। तो टीचिंग क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को क्या कठिनाई आ रही है उसका भी पता चल जाए और फिर उसका समाधान भी हो जाए। तो टीचिंग को डायग्नोस्टिक भी होना चाहिए, रेमेडियल भी होना चाहिए, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, वेल प्लानिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वेल प्लानिंग होना चाहिए। मैं अगर पूछूं आपसे कि टीचिंग वेल प्लानिंग कब होगी, तो आप बोलेंगे सर जी जब लेसन प्लान बनाकर हम पढ़ाने जाएंगे तब। ठीक ना। और हम एक खास तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, टीचिंग मॉडल को फॉलो करेंगे, तब हमारी टीचिंग क्या होती है, सुनियोजित होती है। रही बात शिक्षण सूत्र की, या रही बात टीएलएम की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या रही बात शिक्षण विधि की, तो वो लेसन प्लान जब आप बनाते हो तो उसमें लिखते हो कि कौन सा शिक्षण विधि आप फॉलो कर रहे हो, कौन सा टीएलएम आप यूज कर रहे हो, शिक्षण अधिगम सामग्री, और कौन सा शिक्षण सूत्र आप फॉलो करो, तो वो लिखते हो। टीचिंग स्ट्रेटेजी आप उसमें नहीं लिखते हो, और उसमें आप क्या नहीं लिखते हो, टीचिंग मॉडल नहीं लिखते हो, क्योंकि वो व्यापक है। तो वो आप सत्र के पहले ही आप तय कर लेते हो भाई किस टीचिंग मॉडल से कौन सा लेसन पढ़ाना है, क्या टीचिंग स्ट्रेटजी होगी इस सेशन की, तो वो चीज है। ठीक है। चलिए, टीचिंग को कैसा होना चाहिए, सुझावात्मक भी होना चाहिए। यानी टीचिंग ऐसे हो कि उसमें कई सजेशंस भी निकले, कुछ सजेशंस बच्चे दे। जैसे मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, कि कैसे पॉल्यूशन कैसे समस्या है, या फिर और कोई सा समस्या ले लेते हैं, जैसे आपकी पुअरिटी हो गई, गरीबी हो गई। तो गरीबी के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई गरीबी की ये परिभाषा होती है, गरीबी का एक कारण होता है। फिर मैंने बच्चों को खड़ा किया, मैं कहा प्रियंका तुम खड़ी हो जाओ और सीमा तुम खड़ी हो जाओ, गरीबी को दूर करने के तुम्हारे पास कुछ सुझाव हैं क्या, अगर हैं तो तुम, अगर तुम्हारे मन में विचार आ रहे हो तो बता सकती हो तो बताओ। तो टीचिंग से सजेशंस भी निकलने चाहिए। ठीक है। टीचिंग पथ ऐसा होना चाहिए कि वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम करे। ठीक ना। मैंने आपको अभी शिक्षण किया, तो शिक्षण के साथ साथ जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आपको कई चीजों का मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। ठीक ना, कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं पढ़ने के दौरान। ठीक ना, और इसमें जब आप अपना नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको रिवाइज कैसे करेंगे, किस टॉपिक को आपको किस वे में लेना है, तो ये पथ प्रदर्शक के रूप में भी होना चाहिए। ठीक ना, ये चीज है। तो इसके बाद क्या है, अगला क्या है, सातवां क्या है, शिक्षण कार्य अनुदेशन निर्देशन की मदद से होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि शिक्षण के सहगामी तत्व कौन है, क्या पूछ ले, सहगामी तत्व कौन है, यानी उसके साथ साथ गमन करने वाले, चलने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, लर्निंग है। आप बताइए कि शिक्षण कार्य क्या बिना अनुदेशन और निर्देशन के हो सकता है, आप बोलेंगे नहीं। शिक्षण में हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, वो हमारा
निर्देशन हो गया। अनुदेशन में क्या होता है, हम आपको एक रास्ता बताते हैं, ठीक ना। हाँ, उसके लिए आप पर हम जबरन उसको नहीं थोपते हैं, ठीक ना। तो अनुदेशन हुए होता है आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, उसको बोलेंगे। और निर्देशन को हम डायरेक्शन बोलेंगे। डायरेक्शन ये होता है कि आपको मानना ही है, ठीक ना। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, ये चीज है। तो उसके मदद से होता है, तो वो उसके सहगामी तत्व होंगे। और अगर शिक्षण हो रहा है तो क्या अधिगम होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा तो नहीं है कि अधिगम बिल्कुल नहीं होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, लेकिन अधिगम होगा। तो शिक्षण के अधिगामी तत्व कौन कौन से हैं? अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, निर्देशन, डायरेक्शन, अधिगम, लर्निंग। ये चीज समझ में आ गई? आप बोलेंगे सर समझ में आ गई, ठीक है। शिक्षण का मूल्यांकन कैसे होता है भाई, कि आपने शिक्षण कैसा किया है। मेरे शिक्षण का मूल्यांकन कैसे होगा? तो शिक्षण का मूल्यांकन प्राप्त अधिगम की मात्रा से होता है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीयूईटी, पीजी, एमएड के एग्जाम में बैठेंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर आएगा। अगर आप सबके सब बढ़िया स्कोर ले आएंगे तो मैं समझूंगा कि भाई मैंने अच्छा पढ़ाया है, ठीक ना। अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, मतलब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो ठीक ना, ये चीज है। शिक्षण के अगर आपसे स्तर पूछ ले या प्रकार पूछ ले, तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ये स्मृति स्तर का शिक्षण होता है, बोध स्तर का शिक्षण होता है, चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। इसी को ज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण भी बोलते हैं, स्मृति स्तर का शिक्षण को, बोध स्तर के शिक्षण को भावात्मक स्तर का शिक्षण बोलते हैं, और चिंतन स्तर के शिक्षण को क्रियात्मक स्तर का शिक्षण बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। ये चीज है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई एक अच्छे शिक्षण की विशेषता बताइए, तो एक अच्छे शिक्षण की विशेषता के रूप में भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैं आपको टोटल 8 पॉइंट बताया हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनने का कोशिश करें, 4-5 पॉइंट आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इतने क्रिएटिव हैं तो कमेंट में लिखिएगा, चाहे फिर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, 2-4 पॉइंट अपने से भी ऐड करके कि और क्या शिक्षण की विशेषता हो सकती है, ठीक ना। आपको देखिए अपने दिमाग को सीमित नहीं करना चाहिए, ठीक ना। लॉजिकल आपको बनना चाहिए। मैं जो चीज पढ़ाता हूँ उससे भी ज्यादा सीखने की कोशिश करना चाहिए, ठीक ना। मैं आपको अगर 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, तो अगर आप इन 8 पॉइंट्स का विश्लेषण करें या 8 पॉइंट्स पे आप गहन चिंतन करें, ठीक ना, या इसको जोड़कर आप एक नया पॉइंट बनाना चाहें, तो आप 2-3 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज आप कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के क्या कार्य होते हैं, ठीक ना। तो आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेता हूँ। चलिए आगे चीजों को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई शिक्षण के क्या कार्य होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं टीचिंग के, ठीक ना। तो हमने अभी शिक्षण की विशेषताओं को समझा है, तो शिक्षण के कार्य को भी हम विशेषताओं से रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इसको नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं आपको समझाते चलूंगा। तो देखिए भाई, कक्षा को ऑर्गेनाइज करना होता है, यानी संगठित करना होता है, और व्यवस्थित रूप प्रदान करना होता है। इसके लिए शिक्षण की जाती है। टीचर अगर क्लास में पढ़ाएगा नहीं, बच्चे सारे क्या करेंगे? हल्ला करने लगेंगे, और बच्चे सारे जब हल्ला करेंगे तो क्या होगा? क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक ना। तो कक्षा को संगठित और व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए होता है। अधिगम यानी कि जो सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए भी टीचिंग की व्यवस्था को क्या किया जाता है? कराया जाता है, ठीक ना। टीचिंग कराया जाता है कि भाई जब मैं अभी शिक्षण कर रहा हूँ तभी सीखने के लिए वातावरण उत्पन्न हो रहा है, मैं आपको सीखने के लिए प्रेरित भी कर पा रहा हूँ। तो शिक्षण का अगला कार्य क्या होता है? सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, विषय वस्तु तथा कार्य का विश्लेषण करना। आप का जो सीयूईटी, पीजी, एमएड का 10 यूनिट का सिलेबस है, उसमें क्या है? विषय वस्तु दे दी गई है, लेकिन उस विषय वस्तु को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बारीकी से, ठीक ना, कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो शिक्षण का कार्य होता है कि जो भी विषय वस्तु एक स्टैंडर्ड क्लास के लिए बनाई गई है, उसका टीचर क्या करता है? टीचिंग के दौरान विश्लेषण करता है। छात्रों को उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं से अवगत कराना। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, और मुझे अगर लग रहा है कि जो गरिमा है इसमें
वो पढ़ने के साथ साथ अच्छा गाना भी गा लेती है, तो मैं उसको सिंगिंग के लिए भी प्रमोट करूंगा विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से। या फिर मुझे पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पे श्याम है, इसका करंट अफेयर्स जीके बहुत अच्छा है, तो मैं उसको उस विषय के लिए क्या करूंगा, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। तो जो भी बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उससे उसको क्या करना है, अवगत कराना है। अगर वो उसकी कमजोरी है तो फिर वो उसको कैसे टैकल कर सकता है, हम ये बताएंगे। अगर वो उसको अपनी ताकत बना सकता है तो उसे कैसे स्ट्रेंथन प्रदान करना है, उस संदर्भ में वो चीज हम उसको बताएंगे। ठीक है। बच्चों को सामान्य से सृजनात्मक प्राणी के रूप में विकसित करना शिक्षण का कार्य होता है। लगातार जब आप डे बाय डे क्लास में पढ़ते जाते हैं तो इसका लक्ष्य क्या होता है कि जब आप क्लास में पहली बार आते हैं विद्यालय में, तो आप एक सामान्य से बच्चे होते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा दुनिया को लेकर समझ नहीं होती है। लेकिन जब आप विद्यालय से निकलते हैं 12th पास करके, तो हम आपको एक ऐसा प्राणी बना देते हैं कि आप क्रिएटिव हो जाते हैं। ठीक है। आप मौलिक चीजों को समझ पाते हैं, नई नई चीजों का इन्वेंशन कर पाते हैं, नई नई चीजों को डेवलप कर पाते हैं, तो आप चीजों का निर्माण करने में भी क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। छात्रों के अधिगम की समस्याओं का निदान करता है शिक्षण, और उपचार भी करता है क्या, शिक्षण। भाई शिक्षण के दौरान ही बच्चे को सीखने में किस प्रकार की समस्या आ रही है उसका हम पता लगाते हैं, ठीक ना, और फिर उसका कैसे उस समस्या को हल करना है, तो उसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग भी क्या करते हैं, प्लान करके कराते हैं। ठीक ना। तो शिक्षण का कार्य होता है कि बच्चे की अधिगम में क्या समस्या आ रही है उसको पता लगाना और फिर उसका उपचार करना। भाई डॉक्टर के पास जब आप दवा कराने जाते हैं तो वो आगे आपका रोग पता करता है कि भाई आपको क्या रोग है और किस वजह से, फिर आपको दवाइयां लिखता है। ठीक ना। तो वही चीज है। फिर इसके बाद शिक्षण का 7वां कार्य क्या है कि भाई जब हम आपको टीचिंग कराते हैं तो हम क्लास में जाते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों का बेसिक्स कितना है। ठीक ना। बेसिक्स में ये लोग क्या क्या जानते हैं, फिर उसके बाद जो हमें सिखाना होता है उस पर हम कार्य करते हैं। ठीक ना। तो शिक्षण का कार्य ये होता है कि हम बच्चों के प्रारंभिक व्यवहार को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो अंतिम व्यवहार का लक्ष्य लेकर हम चलते हैं कि अगर बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है तो क्लास 6 पढ़ने के दौरान उसको क्या क्या चीजें हमको सिखा देनी है, तो उस चीज पे हम काम करते हैं। अंतिम व्यवहार के लिए उसको तैयार करते हैं, भविष्य की चुनौतियों के लिए उसको तैयार करते हैं। ठीक ना। तो इतना लिख लीजिए आप, फिर हम आगे भी 2-4 पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। आठवां जो आपका है वो है कि छात्रों की प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना। ठीक ना। कि छात्र किस तरह से प्रगति कर रहा है, इसके लिए देखते हैं आप, यूनिट टेस्ट लिया जाता है, चैप्टर टेस्ट लिया जाता है। ठीक ना। आपका 3 महीने में, 6 महीने में एनुअल एग्जाम्स, तो कई प्रकार के मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक ना। तो ये चीज भी शामिल होता है शिक्षण के कार्य में। और पाठ्य सामग्री को सरल बनाना। जब आप अपना पाठ्यक्रम देखते हैं, कोई भी आप नए कोर्स में जब एडमिशन लेते हैं तो आप अपना सिलेबस देखते होंगे, वहां पे आपको कोई टॉपिक लगता होगा यार ये तो बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन शिक्षक क्या करता है, आपको शिक्षण जब कराता है उस टॉपिक का तो बड़ी सरल बना के आपके सामने प्रस्तुत करता है। ठीक ना। तो शिक्षण का काम होता है कि विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को सरल रूप देना। ठीक ना। छात्र प्रतिक्रियाओं और उनके ध्यान को केंद्रित करना। छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, क्या लिख लेंगे आप, छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना और उनके ध्यान को केंद्रित करना। ठीक ना। तो जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्ड है, जो वो प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो अधिक से अधिक कैसे प्रतिक्रिया दे जब शिक्षक शिक्षण कर रहा हो तो, और बच्चे का ध्यान कैसे ब्लैक बोर्ड पे केंद्रित हो पाए, यानी शिक्षक जो पढ़ा रहा है उस पर केंद्रित हो पाए, ये भी शिक्षण का ही कार्य होता है। ठीक ना। कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का ध्यान केंद्रित हो जाए। छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन करना। शिक्षण के द्वारा बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी भी विकसित करना शिक्षण का काम है। शिक्षण का काम है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाया जाए, कोई अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए और वो उसको पूरा कर सके। ठीक ना। जैसे मैं आपको ये पढ़ाया आज की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग, फिर मैं आपको बोल दूं कि सारे बच्चे असाइनमेंट बनाएंगे इस टॉपिक पे और आने वाले 2 दिन में मुझसे चेक कराएंगे। ठीक ना। जिसका भी अच्छा असाइनमेंट होगा
उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सम्मानित करूंगा। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं दे रहा हूँ। एक बच्चे को हो सकता है उसमें मैं हेड बना दूं कि भाई तुम सारे बच्चों को मदद करोगे कि कैसे असाइनमेंट बनाना है जो ठीक ठाक हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कोई सेमिनार हो रहा है, मैंने उसमें एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई मंच संचालन के लिए तुम 2-3 छात्र चुन लो और उसका तुम क्या करो, वो नेतृत्व करो, ठीक ना। तो इस प्रकार से चीजें हो गई। छात्रों के त्रुटियों को निर्धारित करना और उन्हें ठीक करने हेतु पथ प्रदान करना। शिक्षण के द्वारा छात्र क्या गलती कर रहा है सीखने में सत्र के दौरान, इसको हमें क्या करना है, पॉइंट आउट करना है, और वो उस गलती को कैसे सुधार सकता है उसके लिए हमें उसको बताना भी है। जब मैथ की क्लास चल रही होती है, बच्चा जब सवाल लगाता है तो टीचर बताता है कि देखो तुम्हें यहाँ पे माइनस करना था, तुमने प्लस कर दिया, तो तुम इसको ऐसे सही कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो पथ प्रदान भी करना होता है। तो ये देखिए शिक्षण के कुछ कार्य हो गए, इसमें आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कितने क्रिएटिव है, ठीक ना। हालांकि बेसिक्स के लिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो चीज आपको काफी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई शासन और प्रशासन के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षण की विशेषताओं में पूछ लेगा, तो आपको 3 प्रकार याद रखना है। एक तो एक तंत्रात्मक शिक्षण होता है जिसमें शिक्षक तानाशाह की भूमिका में होता है। दूसरा होता है लोकतंत्रात्मक शिक्षण जिसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं और उस पर वो लोग काम करते हैं, ठीक ना। और तीसरा होता है स्वतंत्रात्मक शिक्षण, यानी इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, स्टूडेंट अपने मन से चीजों को सीखता है, ठीक ना। ये चीज है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और भी बाकी जो चीजें छिटपुटिया से छूट गई होंगी इस टॉपिक्स में, तो जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वो उसमें मैं ऐड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक ना। तो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी आपका एडमिट कार्ड आना है और डेट शीट आनी है, उसकी सूचना आपको वहीं पे जाएगी, ठीक ना। और सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो की एमएड एंट्रेंस एग्जाम खुद से कराते हैं, उनके भी फॉर्म आने हैं, तो उसकी सूचना भी आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बाकी के एमएड एस्पिरेंट्स के बाद, और कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कमेंट्स का इंतजार में बहुत ही बेसब्री के साथ करता हूँ, ठीक है। चलिए बाय।